तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करेंगे चैप्टर नंबर 6 इक्विलिब्रियम, जिसमें हम टॉर्क के बारे में डिस्कस करेंगे और हम इक्विलिब्रियम के बारे में डिस्कस करेंगे। और अगर फर्स्ट ईयर के लिहाज से देखा जाए तो ये आपका चैप्टर नंबर 5 है और मुख्तलिफ बोर्ड्स के अंदर इस चैप्टर का नाम जो है, नंबरिंग जो है वो मुख्तलिफ है। तो हम आज के बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू डिस्कस करने वाले हैं। बेटा गौर कीजिएगा। सबसे पहला एमसीक्यू कह रहा है द मूवमेंट ऑफ फोर्स इज आल्सो कॉल्ड। बेटा याद रखिएगा, कह रहा है यहाँ पे इस एमसीक्यू का मकसद है कि मूवमेंट ऑफ फोर्स जो है, मूवमेंट ऑफ फोर्स जो है वो किसका दूसरा नाम है। जिस तरह देखें कि अगर मैं हूं, अगर मेरा नाम फर्ज करें जैन है, तो हो सकता है कि मेरे वालिदैन मुझे किसी और नाम से पुकारते हो सकता है कि मेरी वालिदा मुझे किसी और नाम से पुकारती हो सकता है मेरे उस्तादा मुझे प्यार से किसी और नाम से पुकारते हो। जिस तरह अगर मैं आपका मिसाल लूं तो मैं अगर कहूं आप जो है वो स्टूडेंट नहीं है, आप इंसान हैं, कह सकता हूं। आप इंसान नहीं, आप अशरफुल मखलूकात हैं, कह सकता हूं। ठीक है, ओके जी। इसी तरीके से बेटा हमसे यहाँ पे ये पूछ रहा है कि जो मूवमेंट ऑफ फोर्स है इज आल्सो कॉल्ड, इसे हम दूसरा नाम क्या देते हैं। बेटा याद रखिएगा, टॉर्क का जो दूसरा नाम है दैट इज मूवमेंट ऑफ फोर्स। मूवमेंट ऑफ फोर्स भी जो है वो टॉर्क को ही कहा जाता है। आप टॉर्क कहें, आप मूवमेंट ऑफ फोर्स कहें, आपकी मर्जी, दोनों का मतलब एक ही है बेटा। ठीक है, उसके बाद कह रहा है द टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड। कह रहा है कि आपको जो टॉर्क है वो बेसिकली प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट है किसकी। एक तो कह रहा है कि फोर्स है, दूसरा कौन है। तो बेटा याद रखिएगा, हमें पता है कि टॉर्क का फार्मूला क्या होता है बेटा, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। अब ये जो बेटा आर है, याद रखिएगा ये जो आर है, हम इस आर को कहते हैं मूवमेंट ऑफ आर्म, और ये जो आपका एफ है बेटा दैट इज फोर्स। तो हम यहां पे कह सकते हैं क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ आर्म एंड फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। बेटा टॉर्क को इस निशानी से जाहिर किया जाता है। ये जो आपको साइन नजर आ रही है, सिंबल नजर आ रही है, ये एक लैटिन वर्ड है, आप ग्रीक वर्ड भी कह सकते हैं। ठीक है, तो ग्रीक और लैटिन का एक ही मतलब होता है। तो यहां पर बेटा कह रहा है क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ मूवमेंट ऑफ आर्म एंड फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। अच्छा एक चीज और बेटा याद रखिएगा कि जब इस आर के ऊपर अगर मैं यहां पे, अगर मैं इसके ऊपर बेटा एरो बना दूंगा और इस एफ के ऊपर एरो बना दूं, अब देखिए पहले आर के ऊपर एरो नहीं था, तो इस आर को मैंने कहा कि आर मूवमेंट ऑफ आर्म है, मगर अब मैंने इस आर के ऊपर एरो दे दिया। तो बेटा हमें पता है चैप्टर नंबर 2 स्केलर्स एंड वेक्टर्स, अगर आर के ऊपर वेक्टर आ जाती, तीर आ जाता है, अगर आपकी निशानी ये वाली आ जाती है, एरो आ जाता है, तो फिर वो बेटा आपका क्या बन जाता है, पोजीशन वेक्टर बन जाता है। ठीक है, तो हम यहां पे अब इसको फिर जब एरो बनाएंगे तो फिर इसकी डेफिनेशन क्या होगी, अब इसको हम कहेंगे पोजीशन वेक्टर आर, पोजीशन वेक्टर आर। ठीक है, अच्छा अब इसकी डेफिनेशन क्या होगी बेटा, क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ पोजीशन वेक्टर आर एंड फोर्स इज कॉल्ड टॉर्क। ठीक है जी, ओके। यहां पर हमने पोजीशन वेक्टर आर क्यों कहा बेटा, क्योंकि अब इसके ऊपर कौन आ गया, एरो। अगर एरो को मिटा देंगे तो फिर बेटा ये कौन होगा, आर मूवमेंट ऑफ आर्म होगा। अब ये मूवमेंट ऑफ आर्म क्या है, मजीद में आगे बेटा डिस्कस करता हूं। ठीक है, तो इस ऑप्शन का बेटा ऑप्शन क्या होगा, टॉर्क इज द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड, टॉर्क जो है वो क्रॉस प्रोडक्ट है फोर्स और दूसरी किसकी बेटा, मूवमेंट ऑफ आर्म की। ठीक है, उसके बाद क्या कह रहा है 3 में, इफ फोर्स इज इक्वल टू 10 न्यूटन एंड मूवमेंट आर्म इज इक्वल टू 2 मीटर, तो बताएं कि टॉर्क कितना होगा। तो बेटा बिल्कुल सिंपल है, देखें सबसे पहले टॉर्क का फार्मूला देखें, आर क्रॉस एफ, हमें आर भी दिया हुआ है, मतलब मूवमेंट आर्म भी दिया हुआ है, फोर्स हमें वो भी गिवन है, तो हमें क्या चाहिए, टॉर्क। तो सिंपल क्या करना है, मल्टीप्लाई। तो बेटा आर की वैल्यू देखिए क्या है, आर की वैल्यू है 2 मीटर, ये रही। ठीक है,
उसके बाद बेटा n 10 किसकी बेटा फोर्स, तो इसकी जगह बेटा 10 रखिए, मल्टीप्लाई करेंगे क्या आएगा आंसर 2 10 20, तो बेटा टॉर्क कितना आ गया 20 न्यूटन मीटर। अब न्यूटन बेटा ने क्यों रखा न्यूटन मीटर, क्योंकि r जो है वो मूवमेंट आर्म है, इसका यूनिट होगा मीटर और फोर्स का कौन होगा न्यूटन, तो इसका यूनिट बन जाएगा न्यूटन मीटर। ठीक है ओके। उसके बाद कह रहा है बेटा 4 में अ बॉडी इज सेड टू बी इन अ रेस्ट, एक बॉडी है वो आपकी रेस्ट की हालत में पड़ी हुई है। ठीक है, यहाँ पे क्या कह रहा है कि आपके पास एक बॉडी है वो आपकी रेस्ट की हालत में पड़ी हुई है। तो अगर कोई बॉडी रेस्ट में है तो हम क्या कहेंगे कि वो बॉडी किस में है, तो बेटा याद रखिएगा हम कहेंगे वो बॉडी आपकी किस में है बेटा स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। वो आपकी बॉडी किस में बेटा स्टैटिक इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, अब एक छोटी सी बात बेटा आपको एक और चीज बतानी है, वो चीज आप थोड़ी सी क्लियर कर लें। अब देखिए कि अगर मैं टॉर्क का फार्मूला यहां पे लिखूं तो बेटा फर्ज करें कि मेरे पास एक स्पाइनर है, बेटा स्पाइनर कहते हैं उसे जिससे नट वगैरह खोला जाता है। ठीक है, और यहां पर फर्ज करें एक आपका नट है। ठीक है, अच्छा ये नट बेटा क्या करेगा एक्सिस ऑफ रोटेशन करेगा, ये नट जो है आपकी क्या करेगा बेटा एक्सिस ऑफ रोटेशन करेगा, मतलब घूमेगा। ठीक है, और ये कब घूमेगा जब इसके ऊपर बेटा आप क्या लगाएं फर्ज करें यहां पे कोई बंदा फोर्स लगा रहा है, तो जहां पे फोर्स लगाई जाती है बेटा हम उसको कहते हैं पॉइंट ऑफ एक्शन। जहां पे फोर्स लगाई जाती है वो पॉइंट क्या कहलाती है बेटा पॉइंट ऑफ एक्शन। और यहां पे बेटा ये क्या करेगा नट, ये नट क्या करेगा घूमेगा रोटेशन करेगा। तो बेटा याद रखिएगा जहां पे फोर्स लगाई जा रही है और जहां पे नट एक्सिस ऑफ रोटेशन कर रहा है, बेटा याद रखिएगा जहां पे हम फोर्स लगा रहे हैं तो उसे हम कहते हैं पॉइंट ऑफ एक्शन, और जहां पे नट आपका रोटेशन कर रहा है इन दोनों के जो दरमियान वाला बेटा डिस्टेंस है, इन दोनों के जो दरमियान वाला डिस्टेंस है बेटा ये वाला डिस्टेंस है, ये आपका r कहलाता है। और जिससे हम फिजिक्स में क्या कहते हैं टॉर्क में क्या कहते हैं मूवमेंट ऑफ आर्म कहते हैं। मूवमेंट ऑफ आर्म की डेफिनेशन है द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ऑफ एक्शन एंड एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो फासला जो पॉइंट ऑफ एक्शन और रोटेशन एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरमियान वाला जो फासला है बेटा जो है उससे हम क्या कहते हैं मूवमेंट ऑफ आर्म कहते हैं। अच्छा याद रखिएगा जितना डिस्टेंस कम करेंगे उतनी रोटेशन कम होगी, जितना डिस्टेंस बेटा बढ़ जाएगा उतनी जो है वो टॉर्क ज्यादा होगी। क्योंकि फर्ज करें अगर यही बंदा अगर फर्ज करें यहां से इसको पकड़े, यहां से इसको पकड़े, अब देखिए पॉइंट ऑफ एक्शन यहां पे हो रही है और ये आपका रोटेट कर रहा है, इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है बेटा वो कौन है मूवमेंट आर्म। अब देखिए डिस्टेंस कम हो गया, जितना डिस्टेंस कम होगा तो ये नट क्या करेगा रोटेट कम करेगा। ठीक है, क्योंकि डिस्टेंस कम है। ठीक है, तो ये चीज है बेटा आपकी, ये गौर से समझनी है। ओके, उसके बाद बेटा कह रहा है 5 नंबर एमसीक्यूज पर इफ अ बॉडी डज नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हेन इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड इट इज सेड टू बी। अब बेटा गौर कीजिएगा इसी एमसीक्यूज को समझते हुए थोड़ा सा मैं पीछे चलता हूं, इसको बेटा मैं मिटा देता हूं। ठीक है, अब बेटा फर्ज करें आपके पास एक बॉडी है और वो यहां पे पड़ी हुई है और एक और आपके पास यहां पे बॉडी बेटा पड़ी हुई है। अगर किसी भी फर्ज करें मैं इस बॉडी को यहां से डिस्प्लेस कर देता हूं, मैं यहां पे इसके ऊपर फोर्स लगाता हूं बेटा, जब मैं इस बॉडी के ऊपर यहां पे फोर्स अप्लाई करूंगा तो बेटा फोर्स के लगाने की वजह से ये बॉडी क्या करेगी बेटा गिर जाएगी। क्या ये दोबारा वापस अपनी उसी हालत पे आएगी जहां पे ये पहले अपनी जगह पर पड़ी हुई है। तो बेटा किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स के लगाने की वजह से बॉडी दोबारा अपनी उसी जगह पर वापस ना आए तो हम उसे कहते हैं अनस्टेबल। ठीक है, और यहां पे बेटा फर्ज करें मैं अगर यहां पे इसको डिस्टर्ब करना चाहूं फोर्स लगाऊं तो बेटा क्या होगा फोर्स के लगाने की वजह से ये बॉडी दोबारा अपनी किस जगह पे आएगी वापस उसी जगह पे आएगी। फर्ज करें
थोड़े लम्हे के लिए मैंने फोर्स लगाई, ये बॉडी ऊपर गई, दोबारा कहां आएगी, इसी जगह पे वापस आएगी। तो किसी भी बॉडी को डिस्टर्ब करने से बॉडी दोबारा वापस अपनी उसी जगह पर आ जाए तो हम कहेंगे स्टेबल, दोबारा अपनी जगह पर ना आए तो हम कहेंगे अनस्टेबल। क्लियर? ओके जी। अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है तो हम कहेंगे स्टैटिक इक्विलिब्रियम, और अगर कोई भी बॉडी यूनिफॉर्म मोशन में है, स्टैटिक में है, रेस्ट में है तो स्टैटिक, और अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो हम क्या कहेंगे, डायनेमिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन याद रखना है। तो इफ अ बॉडी डज नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन, जैसे मैं अगर इसका एग्जांपल ले लूं, फर्स्ट है बेटा मेरे पास एक ट्रायंगल है, बेटा जब इस ट्रायंगल के ऊपर मैं फोर्स लगाऊंगा तो ये बेचारा ट्रायंगल कैसे बन जाएगा बेटा, फर्ज करें इसी ट्रायंगल को अगर मैं इस तरह बनाऊं, इस तरह, जब बेटा मैं इस ट्रायंगल के ऊपर फोर्स लगाऊंगा तो ये दोबारा ट्रायंगल अपनी वापस जगह पे आएगा, नहीं आएगा, तो ये कौन है, अनस्टेबल है। ठीक है, ओके। फर्स्ट करें इस ट्रायंगल की बात करूं, इस बॉडी को मैं डिस्टर्ब करूं तो बेटा क्या होगा, दोबारा वापस अपनी जगह पर आ जाएगा, तो ये क्या है, स्टेबल। ठीक है, तो इफ अ बॉडी डज नॉट कम बैक टू इट्स ओरिजिनल पोजीशन व्हेन इट इज स्लाइटली डिस्प्लेस्ड, जब इसके ऊपर कोई फोर्स लगाई जाए और ये बॉडी दोबारा अपनी जगह पर ना आए तो बेटा क्या होगा, अनस्टेबल होगा। इफ अ बॉडी इज इन रेस्ट, कोई बॉडी या तो रेस्ट में है या तो मूव कर रहा है, मगर किससे, यूनिफॉर्म मोशन से, मतलब कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है या अगर यूनिफॉर्म मोशन में है तो हम कहेंगे वो बॉडी किसमें बेटा, इक्विलिब्रियम के है, इक्विलिब्रियम में। क्योंकि इक्विलिब्रियम की डेफिनेशन है कि कोई भी बॉडी अगर आपकी रेस्ट में है या आपकी कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन से मूव कर रही है तो बेटा हम कहेंगे वो बॉडी किसमें बेटा, इक्विलिब्रियम में है। ठीक है, ओके। उसके बाद क्या है बेटा, द एसआई यूनिट ऑफ टॉर्क इज, अब बताएं कि एसआई यूनिट टॉर्क का क्या होगा, तो बेटा इसको थोड़ा गौर से समझिएगा। अब फर्ज करें बेटा कि टॉर्क थोड़ा सा है क्या, बेटा फर्ज करें आपके पास एक बॉडी है, ये वाली बॉडी, ठीक है, अगर किसी भी बॉडी के ऊपर ये हम फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है, फोर्स लगा रहा हूं, अब फोर्स लगाने की वजह से क्या होगा कि ये बॉडी क्या करेगी बेटा, रोटेट करेगी, ये बॉडी क्या करेगी, ट्विस्टिंग करेगी। ठीक है, या इस बॉडी के अंदर क्या पैदा होगा, टर्निंग इफेक्ट पैदा होगा या ट्विस्टिंग इफेक्ट पैदा होगा। तो किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाने की वजह से या पॉइंट ऑफ एक्शन, या ये भी कह सकते हैं एक्शन करने की वजह से, एक्शन कौन है, एक्शन इज फोर्स। ठीक है, तो किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स के लगाने की वजह से, फोर्स के लगाने की वजह से, एक्शन करने की वजह से बॉडी के अंदर अफेक्ट पैदा हो, कौन सा, ट्विस्टिंग इफेक्ट हो या टर्निंग इफेक्ट हो, वो बॉडी रोटेट करना शुरू करे, वो बॉडी मुड़ना शुरू करे, तो उसे क्या कहते हैं, टॉर्क कहते हैं। ठीक है, ओके जी। तो बेटा इसका अगर ऐसे ही निकालें तो टॉर्क का फार्मूला क्या है बेटा, टॉर्क इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो बेटा देखिए आर कौन है, मूवमेंट आर्म, बेटा इसका क्या यूनिट है, मीटर, और फोर्स का कौन है बेटा, न्यूटन, ऐसा यूनिट न्यूटन। तो बेटा यूनिट क्या बन गया, तो उसको मजीद तरतीब पे लिखेंगे, पहले अब्बू फिर बेटा बाद में। ठीक है, तो पहले न्यूटन साइंटिस्ट का नेम, बाद में बेटा मीटर, तो यूनिट क्या बन गया बेटा, न्यूटन मीटर। तो ये कौन सा यूनिट है, दैट इज ऐसा यूनिट। अगर आप एमकेज निकालना चाहें तो बेटा से निकालेंगे, ये कौन है, इसकी जगह पे मीटर, और फोर्स किसके बराबर होती है बेटा, फोर्स बराबर होती है एमए के। तो ये एम आपका सेम मीटर, ये मास की जगह किलोग्राम, और एक्सीलरेशन की जगह बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। तो बेटा जब ये मीटर से मल्टीप्लाई होगा क्या बन जाएगा, किलोग्राम मीटर स्क्वायर और सेकंड स्क्वायर। तो ये इसका कौन सा यूनिट है बेटा, जो भी पहला यूनिट होता है, फर्स्ट यूनिट होता है, जो फार्मूले से यूनिट निकाला जाता है वो आपका एमकेज यूनिट होता है। तो एमकेज यूनिट टॉर्क का ये होगा, मगर जो ऐसा यूनिट होगा बेटा वो कौन होगा, न्यूटन मीटर होगा। ठीक है जी, ओके। उसके बाद बेटा 8 में कह रहा है इफ द डायरेक्शन ऑफ द पैरेलल फोर्सेस इज सेम दे आर कॉल्ड, बेटा याद रखिएगा ऐसी फोर्सेस जिनका डायरेक्शन सेम हो, ऐसी दो या दो से ज्यादा फोर्सेस जिनका डायरेक्शन अगर सेम होगा तो हम कहेंगे लाइक पैरेलल फोर्सेस। ऐसी पैरेलल फोर्सेस जिनका डायरेक्शन अगर सेम है तो हम कहेंगे लाइक पैरेलल फोर्सेस, और उनका अगर डायरेक्शन सेम नहीं होगा तो हम कहेंगे अनलाइक पैरेलल फोर्सेस।
ठीक है। तो ऐसी फोर्सेस बेटा जिनका डायरेक्शन अगर सेम है तो हम कहेंगे लाइक पैरेलल फोर्सेस। उसके बाद कह रहा है बेटा इफ द डायरेक्शन ऑफ पैरेलल फोर्सेस इज अपोजिट। अब क्या कह रहा है, आपके पास कुछ फोर्सेस हैं, दो से ज्यादा फोर्सेस हैं, उनकी खासियत यह है कि वो आपस में पैरेलल है मगर उनका डायरेक्शन सेम नहीं है, डायरेक्शन अपोजिट है, तो बेटा ये क्या होगा, अनलाइक पैरेलल होगा। ठीक है, ओके जी। उसके बाद बेटा नंबर 10, द टर्निंग इफेक्ट ऑफ फोर्स ऑन अ बॉडी इज कॉल्ड। कह रहा है कि किसी भी बॉडी के अंदर फोर्स के लगाने की वजह से, किसी भी बॉडी के अंदर फोर्स के लगाने की वजह से कौन सा इफेक्ट पैदा हो, टर्निंग इफेक्ट पैदा हो, तो उसे क्या कहते हैं बेटा, तो अभी मैंने पीछे क्या बताया, टॉर्क कहते हैं। किसी भी बॉडी के अंदर ट्विस्टिंग इफेक्ट हो, रोटेशन पैदा हो, टर्निंग इफेक्ट पैदा हो, ट्विस्टिंग इफेक्ट पैदा हो, किसके लगाने की वजह से, फोर्स के लगाने की वजह से, एक्शन करने की वजह से, तो बेटा उसे हम क्या कहेंगे, हम उसे कहेंगे टॉर्क। ठीक है, ओके जी। उसके बाद कह रहे हैं कि टॉर्क इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, आपकी जो टॉर्क है वो किससे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगती है, तो हम कहेंगे बेटा टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगती है फोर्स से। जितनी फोर्स ज्यादा लगाएंगे, जितनी फोर्स बेटा इस बॉडी के ऊपर आप ज्यादा लगाएंगे तो उतनी वो बॉडी क्या करेगी, रोटेशन ज्यादा करेगी। ठीक है, और वो बॉडी उतनी ही टर्न ज्यादा करेगी। तो हम कहेंगे कि टॉर्क जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल किससे रखती है, फोर्स से रखती है। अच्छा, अगर मैं कहूं कि टॉर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल किससे रखती है, तो बेटा टॉर्क इनवर्सली प्रोपोर्शनल रखती है आपकी मूवमेंट आर्म से। जितना मूवमेंट आर्म कम होगा, जितना मूवमेंट आर्म इनवर्सली प्रोपोर्शनल है बेटा, क्योंकि देखें मैंने स्पाइनर का जो आपको मिसाल दिया कि ये आपका फर्ज करें कोई स्पाइनर है, ये स्पाइनर और ये कोई नट है। ठीक है, ये इसके अंदर नट है, यहां पे आप फोर्स लगा रहे हो, ये मूवमेंट और ये रोटेशन कर रहा है, ये नट घूम रहा है, फोर्स यहां पे लगा रहा है। तो देखिए बेटा इन दोनों के दरमियान जो डिस्टेंस है, जहां पे फोर्स लगा रहे हैं और ये रोटेट कर रहा है, इस चीज से क्या कहते हैं, मूवमेंट आर्म। अब देखिए डिस्टेंस कितना है तो रोटेशन होगी। अब यहां पे अगर इसको और मैं करीब करूं, अगर करीब से फोर्स लगाए तो बेटा डिस्टेंस अब क्या हो गया, कम हो गया। देखिए डिस्टेंस कम हो रहा है तो आपकी टॉर्क क्या हो रही है, कम हो रही है। तो बेटा याद रखिएगा टॉर्क का जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है वो आपका मूवमेंट आर्म से होता है। ठीक है, ओके जी। उसके बाद है बेटा दूसरे में कह रहे हैं कि अगर हम किसी भी बॉडी के ऊपर, किसी भी बॉडी के ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करें, किसी भी बॉडी के ऊपर अगर हम फोर्स अप्लाई करें और वो बॉडी ट्विस्ट करे, वो बॉडी टर्न करना शुरू करे, वो बॉडी घूमना शुरू करे, फर्ज करें आपकी ये बॉडी बेटा, अगर मैं इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, मैं इसके ऊपर कोई फोर्स अप्लाई कर रहा हूं, ये बॉडी टर्न इस तरह कर रही है बेटा, इस तरह टर्न करने को क्या कहते हैं, क्लॉकवाइज कहते हैं। तो बेटा याद रखिएगा किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाने की वजह से बॉडी टर्न करे, बॉडी टर्न करे, बॉडी आपकी ट्विस्ट करे, इस तरह ट्विस्ट करे, क्लॉकवाइज ट्विस्ट करे, तो बेटा हम कहेंगे आपकी जो टॉर्क है, बेटा घड़ी इस तरह घूमती है ना, घड़ी आप किस तरह घूमती है, तो आपका जो टॉर्क होगा बेटा वो आपका नेगेटिव होगा। अगर किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाने की वजह से बॉडी टर्न करे क्लॉकवाइज तो आपका जो टॉर्क होगा वो क्या होगा, नेगेटिव। और फर्ज करें इसी बॉडी के ऊपर अगर आप फोर्स लगा रहे हो और फोर्स लगाने की वजह से ये बॉडी टर्न इस तरह कर रही है बेटा, देख ले एक चीज मैंने यहाँ पे बुलेट बताई, देखते आप बताते नहीं बताते बेटा, एक गलती की हमने। देखें घड़ी कभी भी ऐसे नहीं घूमती, घड़ी ऐसे नहीं घूमती, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, एंटी क्लॉकवाइज आ जाएगा। सही है, एंटी क्लॉकवाइज। तो एंटी क्लॉकवाइज में टॉर्क क्या होगा, पॉजिटिव होगा। ठीक है, जब किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाएं, बॉडी एंटी क्लॉकवाइज टर्न करे, एंटी क्लॉकवाइज घड़ी के उलट टर्न करे तो टॉर्क पॉजिटिव, और अगर क्लॉकवाइज करे तो, क्लॉकवाइज करे तो घड़ी की तरह घूमे तो, घड़ी की तरह टर्न करे तो हम कहेंगे आपका जो टॉर्क होगा दैट मस्ट बी नेगेटिव। ठीक है, ये अक्सर एमसीक्यूज में पूछा जाता है कि कोई बॉडी अगर टर्न करे या ट्विस्ट करे, अगर एंटी क्लॉकवाइज टर्न करे, ट्विस्ट करे, तो हम कहेंगे टॉर्क पॉजिटिव,
और क्लॉकवाइज करे तो बेटा नेगेटिव, ठीक है। तो यहां पर देखिए बेटा वही बात कह रहा है कि टॉर्क प्रोड्यूसेस एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन। टॉर्क किसी बॉडी पे फोर्स लगा रहे हैं, टॉर्क एंटी क्लॉकवाइज हो रही है, एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हो रही है, तो आपका टॉर्क पॉजिटिव होगा। और वही अगर क्लॉकवाइज रोटेशन हो तो आपका जो टॉर्क है वो क्या होगा, नेगेटिव होगा। उसके बाद 14 में कह रहा है कि अगर टॉर्क बराबर है 20 न्यूटन मीटर के और जो मूवमेंट आर्म है, जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 5 मीटर, तो बताएंगे फोर्स कितनी होगी। तो बेटा टॉर्क का फार्मूला क्या है, टॉ इज इक्वल टू आर क्रॉस एफ। तो टॉर्क का सेम देखिए आपको क्या चाहिए, आपके पास टॉर्क गिवन है, आपके पास टॉर्क गिवन है और आपके पास आर गिवन है, आपको फोर्स चाहिए। तो बेटा जो चीज मालूम करनी होती है इसे क्या करते हैं अकेला, तो बेटा यहाँ पे आर मल्टीप्लाई कर सब क्या करेगा डिवाइड, तो ये आ गया नीचे एफ आपका सेम। अब मुझे बताइए वैल्यूज क्या है बेटा एफ की, इस टॉर्क की वैल्यू क्या है, टॉर्क की वैल्यू क्या है 20, ये आ गया बेटा 20 और नीचे कौन है बेटा 5, ये आ गया 5 और 20 के साथ कौन है बेटा न्यूटन मीटर, ये आ गया 20 न्यूटन मीटर और 5 के साथ कौन है बेटा मीटर, तो 5 1 जा 5, 5 4 जा 20, ये मीटर मीटर कैंसिल, तो क्या बचा बेटा, तो F इज इक्वल टू फोर्स कितनी बची बेटा 4, ये क्या बचा न्यूटन, तो फोर्स कितनी है बेटा 4 न्यूटन, ठीक है। तो यहां पे ऑप्शन लिखा हुआ 4 न्यूटन। उसके बाद कह रहे हैं when two equal and opposite forces act at two different points of the same body they form। अब ये बहुत ही जबरदस्त एमसीक्यूज है बेटा, इसको आप लोगों ने गौर से समझना है, ठीक है। ओके जी, अब फर्ज करें बेटा आपके पास एक बॉडी है, चलें जी, सबसे पहले से क्या था कि आपके पास एक बॉडी है, ठीक है, आपके पास एक बॉडी है, मैंने बॉडी चूज कर ली। क्या कह रहा है when two forces, इस बॉडी के ऊपर कितनी फोर्सेस लग रही हैं, 2 फोर्सेस लग रही हैं, मगर उन फोर्सेस की खासियत क्या है कि वो फोर्स इक्वल है और आपस में अपोजिट है, ठीक है। दोनों फोर्सेस आपस में फर्ज करें, एक फोर्स यहां पे अमल कर रही है और एक फोर्स यहां से नीचे से अमल कर रही है। अब ये फोर्स बराबर है फर्ज करें 10 न्यूटन के और ये भी फोर्स बराबर है 10 न्यूटन के। वही कह रहा है ना यहां पर, ऐसी 2 फोर्सेस जो आपस में बराबर तो हो और आपस में क्या हो अपोजिट हो, तो ये डाउनवर्ड है और ये अपवर्ड है, दोनों बराबर भी हैं और अपोजिट भी हैं। पहली बात हो गई। एक्ट अमल कर रही है एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स, बिल्कुल देखिए इस बॉडी पर डिफरेंट पॉइंट पर अमल कर रही है, ये अमल यहां पे कर रही है, फर्स्ट इस पॉइंट का नाम ए रख देते हैं, और ये अमल कर रही है बेटा आपकी बी पॉइंट पर। तो ऐसी 2 फोर्सेस जो किसी बॉडी सेम बॉडी पर अमल कर रही हो, बराबर भी हो और अपोजिट भी हो, तो फिर उसका क्या कह रहा है, टू एक्ट एट 2 डिफरेंट पॉइंट्स, बिल्कुल 2 डिफरेंट पॉइंट पे अमल कर रही है। तो बेटा इससे क्या कहते हैं, हम इसे फिजिक्स में कहते हैं कपल। इस बात को क्या कहते हैं बेटा, हम कपल कहते हैं। कैसे, गौर कीजिएगा बेटा, ऐसी 2 फोर्सेस जो आपस में बराबर भी हो और अपोजिट भी हो, सेम बॉडी पर अमल कर रही हो मगर डिफरेंट पॉइंट्स पर, तो ऐसे फेनोमेना को, ऐसे अमल को हम क्या कहते हैं, कपल कहते हैं, ठीक है। ये आ गया। उसका क्या कह रहा है बेटा, सम ऑफ ऑल फोर्सेस एक्टिंग अपॉन अ बॉडी इज इक्वल टू 0। अगर सारी फोर्सेस का सम अगर 0 आ रहा है तो इस किस्म की बात को हम क्या कहते हैं बेटा, ये समझ रहे हैं हमने। बेटा फर्ज करें आपके पास एक बॉडी है, आपके पास एक बॉडी ये वाली, ठीक है, इसके ऊपर आप फोर्स यहां से अप्लाई कर रहे हैं 5 न्यूटन, और इस तरफ से भी आप 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, इस तरफ से बेटा 5 न्यूटन फोर्स अप्लाई कर रहे हैं, और आप इस तरफ से भी जो है 5 न्यूटन फोर्स नीचे से भी अप्लाई कर रहे हैं। तो अगर मैं आपको कहूं टोटल फोर्सेस का सम क्या होगा बेटा, इन फोर्स का रिजल्टेंट क्या होगा बेटा, सारी फोर्सेस का सम करें, फर्स्ट करें ये प्लस, ये अपोजिट में है तो माइनस, ये प्लस और ये अपोजिट में है तो माइनस, बेटा सम करें, एक 5 प्लस, ऊपर वाला नीचे वाला माइनस, इस तरफ वाला बेटा फर्स्ट, इस तरफ वाला फर्स्ट करें प्लस, इस तरफ वाला माइनस। तो बेटा अगर सारों को देखा जाए जवाब क्या आएगा बेटा, इन सारों का जवाब क्या आएगा बेटा 0। ये बॉडी अपनी जगह से हिलेगी नहीं, अपनी जगह पर ही मौजूद रहेगी, ठीक है। तो व्हेन सम ऑफ ऑल फोर्सेस, सारी फोर्सेस का सम अगर 0 के बराबर आ जाए तो इस किस्म की बात को हम कहते हैं फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। और अगर हम कहें
सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट्स, जो सेकंड कंडीशन होती है इक्विलिब्रियम की, वो किस बात को जाहिर करती है? तो बेटा बिल्कुल सिंपल है। फर्ज करें आपके पास ये कोई बॉडी है और आप इस तरफ से इस बॉडी के ऊपर फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन और इस तरफ से भी फोर्स लगा रहे हैं 5 न्यूटन। तो मुझे बताएं जो इस तरफ से टॉर्क होगा बेटा, इस तरफ देखें बॉडी इस तरफ रोटेट करेगी, इस तरफ बेटा ऐसे मतलब क्या है बेटा, एंटी क्लॉकवाइज। तो आपको पता है कि एंटी क्लॉकवाइज में आपकी जो टॉर्क होती है वो क्या होती है बेटा, पॉजिटिव। और इस तरफ से ऐसे इस तरफ से बॉडी रोटेट करेगी तो वो क्या होगा बेटा, टॉर्क आपका, क्योंकि क्लॉकवाइज है ना बेटा। तो आपको पता है कि क्लॉकवाइज में क्या होता है बेटा, क्लॉकवाइज में टॉर्क आपकी क्या होती है, नेगेटिव। तो बेटा जब फोर्स बराबर है तो टॉर्क भी क्या होगा, वो भी बराबर होगा, माने बॉडी रोटेट ही नहीं करेगी। तो ये बेटा कौन होगी, टोटल टॉर्क। अगर हम दोनों का सम करें बेटा टॉर्क का, तो टॉर्क सम करें इस टॉर्क का, एक टॉर्क है प्लस और एक है माइनस, तो बेटा जवाब क्या आ जाएगा, दैट बिकम 0। तो बेटा ये आएगा इसका सी वाला ऑप्शन। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर बिल्कुल आपको समझ में आया होगा। बट बेटा टॉर्क की बात एक याद रखिएगा, आप किसी भी बॉडी के ऊपर फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उस फोर्स के लगाने की वजह से बॉडी के अंदर टर्निंग इफेक्ट हो रहा है, ट्विस्टिंग इफेक्ट हो रहा है। अगर क्लॉकवाइज हो रहा है तो आपका टॉर्क नेगेटिव है, एंटी क्लॉकवाइज बॉडी घूम रही है तो आपका टॉर्क जो है वो पॉजिटिव है। अगर कोई भी बॉडी रेस्ट में है या कोई बॉडी यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रही है तो हम कहेंगे ये इक्विलिब्रियम है। कोई बॉडी सिर्फ रेस्ट में है तो स्टेटिक इक्विलिब्रियम, कोई बॉडी सिर्फ यूनिफॉर्म मोशन के साथ मूव कर रही है तो बेटा हम कहेंगे डायनामिक इक्विलिब्रियम। ठीक है, किसी बॉडी के ऊपर फोर्स लगाने की वजह से बॉडी दोबारा अपनी सेम जगह पर आ जाए तो स्टेबल, और फोर्स लगाने की वजह से बॉडी दोबारा अपनी सेम जगह पर ना आए तो अनस्टेबल। ठीक है, सारी फोर्सेस का सम अगर 0 के बराबर है तो फर्स्ट कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम, सारी टॉर्क का जो सम है वो अगर 0 के बराबर है सेकंड कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। ठीक है, और ऐसी दो या दो से ज्यादा फोर्सेस को अगर पैरेलल है, उनका डायरेक्शन सेम है तो लाइक और सेम नहीं है तो अनलाइक। ठीक है, उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आप लोगों को बहुत समझ में आया होगा। अपने फ्रेंड में दोस्तों में जरूर शेयर कीजिएगा। स्टे ब्लेस्ड, स्टे इंस्पायर्ड। अल्लाह हाफिज।